हम 8 बहनें थे, जबकि माँ विधवा थी और घर में रहती थी। लेकिन मैं परेशान हो जाती जब माँ अपना तकिया उठाती तो उसके नीचे हज़ारों नोट कहाँ से आते हैं, जबकि माँ तो कहीं जाती आती भी नहीं थी और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। तभी माँ हमें कहती, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद खुदा करता है। मैं माँ का राज जानना चाहती थी, क्योंकि मैं सब बहनों में बड़ी थी और मुझे माँ पर शक सा था। एक दिन स्कूल की छुट्टी करके मैं घर ही छुपकर बैठ गई। ठीक 10 मिनट बाद मैं देखकर मेरी रूह कांप उठी कि पूरी 40 मेरी बहन छोटी बहन स्कूल जाने लगी तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे समझाती रही कि माँ से इसके बारे में बात मत करना, बिना वजह उनको तकलीफ होगी, मगर वह समझने की कोशिश न करती। तब न वह माँ से पैसे मांगने लगी तो उन्होंने तकिया उठाकर बहुत सारे पैसे निकाले और हजार-हजार के 2 नोट मेरी बहन के हाथ में रख दिए। मुझे अचरज का झटका लगा कि आखिर में माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। अभी 2 दिन पहले ही तो घर में खाना भी नहीं था। छोटी बहन के जाने के बाद मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और उनसे जानने की कोशिश करने लगी कि माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। माँ मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बेटी, भगवान गरीबों पर मेहरबान होता है। वह अपने भक्तों का बेसहारा नहीं छोड़ता। बस उसने ही हमारे लिए इंतज़ाम किया है। ये बात मेरे समझ से बिल्कुल ही बाहर थी, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद हमारे रिश्तेदार मानो जैसे दूर ही हो गए थे। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने कभी फ़ोन करके हमारी हालत के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझा था। खैर, मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा शायद माँ के पास थोड़े बहुत पैसे बचे होंगे जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे होंगे। लेकिन ये सब राज ही हो गया था। माँ सुबह उठकर जब तकिया उठाती तो नीचे ढेर सारे पैसे होते थे। अब देखते ही देखते हमारे घर के हालात काफ़ी सुधर चुके थे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि आखिर माँ के पास पैसे कहाँ से आ रहे थे। हम 8 बहनें, कोई भाई नहीं था जो माँ के हाथ पर पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन मैं ही थी, तो मैं खुद अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मेरा बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे रह रहकर माँ के और उनके पैसों का ख्याल आता रहता था। मेरी सारी बहनें कम उम्र की थीं और मासूम थीं। उन्हें तो अपनी ज़रूरत के अलावा किसी और की ना कोई फ़िक्र थी और ना ही कोई परेशानी। बहनों का अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फ़र्ज़ था। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ का ये राज जान के ही रहूँगी। कि अचानक उनके हाथ कुबेर का खजाना कैसे लगा। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने इसी सोच में इतनी घूमती रही कि कॉलेज की बस कब निकल गई मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। मैं जब तक अपने सोचों से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस बहुत दूर जा चुकी थी। तभी आसमान में बादल मंडराने लगे थे। मैं डरी हुई खड़ी थी कि अचानक ही मेरे साथ क्या हो गया है। तभी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। अचानक मेरी नज़र 3 लड़कों पर पड़ी जो दूर खड़े मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। डर से मुझे कुछ और न सूझा तो मैं बस स्टॉप छोड़कर चलने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया वे तीनों लड़के मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। मैं तेज तेज से चलने लगी, तभी मेरे हाथ से किताबें छूटकर ज़मीन पर गिर गईं। उन 3 लड़कों की हंसी हवा में गूंजने लगी थी। तभी अचानक वह खामोश हो गए। मैं किताबें उठाकर उठ खड़ी हो गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे और उन तीनों लड़कों के दरमियान एक लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही थी। मैंने अक्सर देखा था कि वह मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया जो मुझे उन लड़कों की बुरी नज़र से बचा लेगा। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस दुकानदार लड़के ने उन लड़कों को पहले तो शराफत से कहा, वह ना माने तो देखते ही देखते उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मेरा तमाशा बन गया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि बारिश की वजह से रास्ते पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये सब किसी ने नहीं देखा था। वह 3 लड़के घबराकर भाग गए थे।
ये सब देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार सुरक्षित न होने का एहसास हुआ था। मेरी आंखें भीग गई थीं। वह लड़का आगे बढ़ा और बोला, मैंने देखा था कि आप इन लड़कों से डरी नहीं, रोई थीं, यानी कि ये आप निडर हैं। फिर आपके आंसू क्यों झलक पड़े हैं? वैसे इस ना चीज़ को राहुल कहते हैं। मैं इसकी लुभावनी बातों पर खुल के हंसी थी। फिर वह बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा था जब तक दूसरी बस नहीं आ गई थी। घर जाकर मुझे राहुल का ही ख्याल आता रहा था। सुबह हुई तो माँ ने एक बार फिर से तकिया उठाया था। आज फिर से ढेर सारे पैसे बरामद हुए थे। मेरा माथा चकरा रहा था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, मगर मैं सब कुछ छोड़कर माँ के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि भगवान हम पर दया कर रहा है, लेकिन इस दया के पीछे कुछ तो वजह ज़रूर होगी। मुझे आप बताएं कि इसके पीछे क्या वजह है। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा फीका पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घबरा गई हो। वह थूक निकाल कर बोली, तुम आम खाओ, गुठली मत गिनो। चलो उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। बस की बात सुनकर मुझे एकदम से राहुल की याद आ गई थी। इसलिए मैं ये बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी थी। आज कॉलेज से वापस आते समय मैं बस स्टॉप पर ही खड़ी थी जब मैं राहुल को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह बोला, मैंने आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 5 मिनट बाकी थे। राहुल बोला, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद को खुशी महसूस होती है। मुझे ये बात सुनकर इतना अच्छा लगा था कि मैं शब्दों में इस बात को नहीं कह सकती हूँ। अब इसी तरह हर रोज़ राहुल मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। मैं अब घर जाकर हर रोज़ उससे फ़ोन करती थी। राहुल ने मुझसे कहा कि वह मेरे रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर में भेजना चाहता है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। मैंने उससे कह दिया कि वह अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दे। अगले ही दिन राहुल के माता पिता उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। हमने घर से बेहतरीन इंतज़ाम किया था। राहुल की अपनी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। माँ को भी ये रिश्ता उचित लगा था, इसलिए माँ ने हाँ कह दिया था। मेरे और राहुल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। माँ बाजार से दहेज के लिए अच्छी अच्छी चीज़ खरीद के लाई थी और मैं ये सोचकर रह जाती थी कि आखिर ये क्या मामला है। माँ से पैसों के बारे में पूछती तो वह सिर्फ इतना ही कहती, हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि तुम्हारे दहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज़ खरीद सकती हूँ। मेरी बीए की परीक्षा आज शुरू हो गई थी। मेरी शादी की तारीख परीक्षा ख़त्म होने के तुरंत बाद तय की हो गई थी। शादी की खुशी से मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी मैंने ध्यान लगाकर सारे विषय के पेपर के जवाब अच्छे से लिखे थे और मुझे यकीन था कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। हल्दी की रात मैंने माँ के कमरे में ही गुजारी थी। मैं जानना चाहती थी कि माँ के पास इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से आते हैं। मैं सारी रात जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर अपनी नींद पर काबू पाने में नाकाम रही थी। सुबह 10 बजे माँ ने मुझे झटका देकर उठाया था कि बारात आने वाली है। माँ बड़े गुस्से में बोली। वह बोली, ना जाने ये कैसी लड़की है जो अपने शादी के दिन भी गधे घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई। वह मुझे दुल्हन का मेकअप करने वाली थी। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी पूरी ना हो। बारात का वक्त 12:30 बजे का था, मगर सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो ही जाता है। 2 बजे जब मैं तैयार हो गई थी तो एकदम से रिलैक्स हो गई थी। अब अगर बारात आ जाती तो मुझे कोई फिक्र ना होती।
इतने में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वह बोली, नेहा, राहुल को फ़ोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं आई। हमारी मेहमानों का तो भूख से बुरा हाल हो गया है। मैंने माँ को तसल्ली दी कि बारात भी आ जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं राहुल को फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारे घर आए मेहमान अपने अपने घर वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन राधा आ गई। वह बोली, दीदी, ईशा दीदी कहाँ हैं। ईशा मुझसे 2 साल छोटी थी। वह भी मेरे साथ ही कॉलेज आती जाती थी मगर उसकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गई है। बाद में हम सब लोग उसे ढूंढने लगे थे। इस तरह उसे ढूंढते ढूंढते 10 बज चुके थे मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। बात बड़ी सीधी थी कि वह शादी का माहौल का फ़ायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी की तो बारात ना आई और दूसरी बेटी बिन बारात के ही विदा हो गई थी। इस सदमे को माँ बर्दाश्त न कर पाई थी और उनकी शुगर हाई हो गई थी और उनको पैरालाइज का अटैक हो गया। मुझ पर 3-3 दुखों का पहाड़ गिर गया था मगर मैं बड़ी जहूद थी, तीनों गम सह गई। माँ को 2 हफ्तों तक अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। फिर डॉक्टर ने उन्हें ये कहकर छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है मगर भगवान के फैसले के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। हम आपकी माँ की टांगें निकलने से नहीं बचा सके। मेरी माँ टांगों से अपाहिज हो गई थी। अब वह सारा दिन चारपाई पर पड़ी रोती ही रहती थी, लेकिन माँ की तकिया के नीचे से निकलने वाले पैसों का सिलसिला अब तक जारी था, बल्कि अब पैसे दुगने हो गए थे। ये क्यों और कैसे हो रहा था, मुझे इसकी खबर भी नहीं थी। मैं घर में पड़े अपने दहेज के सामान को देखकर नाराज़ हो जाती थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने माँ को कह दिया कि इस हराम के पैसों से आप मेरा दहेज ना लाती तो शायद मेरी बारात वापस ना जाती। मेरी ये बात सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, मुझे इतना दर्द ना दो नेहा, मेरे दिल के पहले जख्म ही अभी तक नहीं भरे। अभी तो दिल भी चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं आज अपनी माँ की आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया गया था। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं सारे ज़माने को आग लगा दूं। इसलिए मैं माँ के साथ बदसलूकी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गईं तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए और शायद हमारे घर से अनहोनी भी ख़त्म हो जाए। मैं इतना कहकर बाहर चली गई। मुझे बाहर भी माँ के रोने की आवाज़ महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर बीती होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सबसे छोटी बहन राधा तो चीख ही पड़ी थी। वह बोली, दीदी, छोटी दीदी आप। मैं ये सोचकर कमरे से बाहर निकली कि आखिर देखूं तो सही कौन सी छोटी दीदी हमारे घर आई हैं। मैं बाहर झांक के देखा तो सामने ईसा और राहुल खड़े थे। ये दृश्य देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं दौड़ती हुई कमरे से निकली और राहुल के गिरबान को पकड़कर हिलाने लग गई थी। इतने में इसने मेरा हाथ थामकर झटक दिया और बोली, दीदी, मैं अपने पति का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। ईशा की बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं एक लफ्ज़ भी बोलने के काबिल ना रही थी। माँ ने ईसा की तरफ देखकर अपना मुंह फेर लिया था। वह भागकर माँ के कदमों में जाकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। वह माँ के पैर चूमती जाती है और उनसे माफ़ी मांगती जाती थी। फिर वह बोली तो मुझे लगा कि मैं फिर अब सांस ही न ले पाऊँगी। माँ, मैं और राहुल हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरी परीक्षा ख़त्म हुई तो मैं घर में बैठकर रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी थी। मेरी और राहुल की बात मोबाइल पर होने लगी थी, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमने ये आपस का प्यार का रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मैं तो सबसे छुप छुप कर अपने मोहब्बत के गम में खोई रहती थी।
मगर ये दूसरी लड़कियों से मोहब्बत के बारे में सोचने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि दीदी और राहुल का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैंने राहुल की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी थी। मैं राहुल से फिर से मिली और उसे हकीकत बता दी कि नेहा मेरी बहन है। राहुल अच्छा इंसान है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था और इस तरह हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन माँ, मुझे अगर ज़रा भी मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगी तो मैं अपनी मोहब्बत को आपके हवाले कर देती। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम सब ईशा की बातें सुनकर रोने लगे थे। माँ बोली, ईशा, सिर्फ तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि जब तक मेरी नेहा की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। ईशा ने माँ की शर्त मंजूर कर ली थी। ईशा मेरे कदमों में गिरकर मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। राहुल ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। अगर मैं उन्हें माफ़ी करने की हिम्मत खुद नहीं कर पाती थी तो क्या होता। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मैंने माँ से परमिशन मांगी कि वह मुझे स्कूल में नौकरी करने दे। माँ ने झट में नामे सिर हिला दिया था। वह बोली, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, पैसा भी तो है, फिर तुम क्यों दूसरे की नौकरी करोगी। मैं अपने दुख में इस तरह से जो उलझ गई थी कि मुझे दुनिया का होश ही नहीं रहा था। मैं तो ये तक भी भूल गई थी कि हर सुबह माँ के तकिए के नीचे से पैसे निकलते हैं। अम्मा की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने तो ये तय कर लिया था कि अब तो ये राज पता करके ही रहूँगी। इसलिए अब मैं माँ के कमरे में सोने लगी थी। मुझे माँ के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरे हाथ कोई सुराग न लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैंने सोच लिया था कि 1 सेकंड के लिए भी मैं अपनी पलकें नहीं झपकाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत रही थी, यहाँ तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से हमारे घर में घुसा हो। मेरा पूरा शरीर डर से काँप उठा था। मैं अपनी आंखों से सारा नज़ारा देखने लगी थी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेल कर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल हुए शख्स को देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी, क्योंकि वह तो एक 40 साल का हैंडसम मर्द खड़ा था। मैं उसको गौर से देख रही थी। तभी मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया। आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक़ था। हमारी क्लास में एक नई लड़की ने दाखिला लिया था। उसका नाम पायल था। वह क्लास में हम सब लड़कियों से बड़ी थी, इसलिए उससे कोई भी दोस्ती ना करता था। मुझे पायल की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ था। वह सारा सारा दिन अकेले ही बैठी रहती थी। फिर मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देखते ही देखते हम दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। मेरे पिताजी का स्वर्गवास होके 4 साल हो चुके थे। हम बहनें छोटी छोटी थीं। 8 बच्चों को अकेले पालना आसान काम नहीं होता, इसलिए माँ हम पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाती थी। मैं अक्सर स्कूल में रहकर कोई ना कोई खेल खेला करती थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी मेरे बारे में पूछताछ नहीं की थी कि मैं स्कूल से घर इतनी देर क्यों लौटती हूँ। माँ की इस लापरवाही ने मुझे छूट सी दे दी थी। हम हर रोज़ पायल के घर जाने लगे थे। एक दिन पायल बोली, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मैंने भी तुरंत हाँ कर दिया था और मैं और पायल उसकी सहेली के घर चले गए। पायल ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद बाहर चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। लॉक की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई थी, मगर फिर मन में विचार आया कि उसने कोई शरारत की होगी। लेकिन जब मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई तो मुझे यकीन हुआ कि ये कोई शरारत नहीं है। अब सही मायने में मुझ पर कयामत टूटी थी। मैं भागकर दरवाजे तक गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। तभी 2 मर्द कमरे में दाखिल हुए। दोनों की शक्ल बड़ी खतरनाक लग रही थी। एक बोला, आप दरवाजे पर दस्तक देने की गलती मत करना,
वरना मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे कटवा दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंकी गई थी। मुझे रह रहकर माँ की याद आ रही थी। मैं जानती थी वह मेरे लिए फ़िक्र में पागल हो गई होगी। मैं रो रो कर भगवान से मदद मांगने लगी थी। मेरी आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी थी। अब तो मेरी बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी और एक बार फिर से दरवाज़ा खुला तो मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई, मगर इस बार कमरे में दाखिल होने वाला मर्द कोई और ही था। वह मुझे देखकर चौंक गया था। वह थोड़ी देर मुझे घूर घूर कर देखता रहा और बाहर निकलकर अपने दोनों आदमियों पर चिल्लाने लगा था। फिर मुझे हाथ से पकड़कर बाहर लेकर गया और गाड़ी में बिठाकर बोला, मुझे अपने घर का रास्ता बता दो। मैंने अपने घर का रास्ता बताया तो मुझे खामोशी से घर पर छोड़कर वापस चला गया था। मैं घर में दाखिल हुई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इतने में मेरी माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मारकर बोली, कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ पर हिम्मत है जो तुमने एक बार भी पलटकर जवाब दिया हो। मेरा तो अचरज के मारे दिमाग फटने लगा था। मेरी माँ को कोई भी खबर न हुई थी कि मैं इतनी देर घर से गायब हो गई थी। मुझे माँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से मैं अपने बहनों का ख्याल खुद से रखने लगी। अगले दिन स्कूल गई तो पायल नहीं आई थी और फिर कभी वह लौटकर स्कूल ही न आने आई थी। और अब रात को सामने उस मर्द को देखकर चौंक सी गई थी। ये तो वही था उस शाम को जिसने मुझे घर छोड़ा था। अब वह मेरे घर आखिर क्या लेने आया था। इस आदमी ने माँ का तकिया उठाया और उसके नीचे पैसे रख दिए। वह जैसे ही वापस पलटने लगा, मैंने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया था। मैंने गुस्से से बोला, कौन हो तुम? मैं उठी और जल्दी से उठकर कमरे की लाइट चालू कर दी थी। सारा कमरा रोशनी से चमक उठा था। माँ की नज़र जैसे उस मर्द पर पड़ी। माँ चीखकर बोली, अजय, ये तुम थे? मैं आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वह मर्द आगे बढ़ा और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अजय है। जवानी में मेरी शादी पिताजी के अनाथ दोस्त की बेटी से हुई थी। वह लड़की जानती हो कौन थी? वह तुम्हारी माँ थी। लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से नफरत थी। मैं इससे शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर मेरे पिताजी ने अपने दोस्त के दोस्ती में मजबूर होकर मेरी शादी करवा दी थी। जब मेरी बीबी पेट से हुई तो मैं इस पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि ये तो मेरी औलाद है ही नहीं, न जाने किसका गुनाह अपने कोख में लेकर घूम रही है। मैंने इसे बदनाम करके घर से निकाल दिया तो उसने मुझे बद्दुआ दी कि तुम सारी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसोगे। लेकिन मैंने इसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत न दी और मैं गांव छोड़कर शहर चला गया और छोटी मोटी डकैतियां करके पैसा बनाने लगा था। फिर मैं गुनाहों के दलदल में फंसता ही चला गया था और मैं बच्चों की अगवा करना भी शुरू कर दी थी। तुम्हें भी पायल अगवा करके ही मेरे पास लाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उस दिन से मैंने अपने गुनाह करना छोड़ दिए थे। फिर मैंने शादी की, मगर मुझे कोई औलाद ना हुई। मैं अब तक औलाद के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ तुम्हारी माँ ने भी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसके साथ बेटियाँ हैं। फिर मुझे इसके पति के निधन के बारे में और तुम्हारी व्यवस्था का पता चला तो मैं रात के अंधेरे में सबसे छुपकर भगवान को साक्षी बनाकर तुम लोगों की मदद करने लगा था। अब मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मेरी माँ नफ़रत से मुंह मोड़ लेगी, मगर उनकी बात सुनकर तो मैं पत्थर ही बन गई थी। माँ बोली, जा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दोबारा अपनी शक्ल दिखाने मत आना और ना ही कभी पैसे भेजना। मैं भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने उस बाप को माफ़ किया था जिसको मैंने कभी बाप ना माना था और ना जाना था। अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और हम किसी के एहसान के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई होप दोस्तों आज की कहानी जो है आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।